नमस्कार फ्रेंड्स, ललित कला ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके लिए केवीएस का जो पेपर अभी हुआ था आर्ट का, वो लेकर के आया हूँ। इसको हम सॉल्व करेंगे। और जिस किसी ने भी ये पेपर दिया है तो वो इस पेपर को ज़रूर देखें। और ये पेपर जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं केवीएस की साइट में जाकर के। आप वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी जो है ये वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे मैं लिंक डाल दूँगा, आंसर की और पेपर का, दोनों का लिंक डाल दूँगा। तो वहाँ से जाकर के आप अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डाल करके आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और जो दूसरा लिंक अलग से रहेगा वो आंसर की का रहेगा, उसके अंदर आपको रोल नंबर डाल के और अपना जो डीओबी है वो डाल करके आप आंसर की आर्ट की जो आंसर की है वो डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद में आप अपना जो आंसर की है वो मिला लेना, या फिर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसमें आप मिला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है वो जो केवीएस ने जो आंसर की दी है उसके अंदर कई क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन मेरे आगे आया था तो वो हम उस पर भी डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन उन्होंने गलत दिए हैं। और केवीएस ने उन पर आपत्ति भी मांगी है कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पे आपत्ति लगानी है तो आप आपत्ति लगा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो क्वेश्चन है वो कौन से हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं हम और देखते हैं हम कौन से इसमें क्वेश्चन हैं। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंडस। इंग्लिश में, साथ में इंग्लिश में रहता है और साथ में हिंदी में रहता है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में इस तरीके से है कि निम्न में से कौन सा पार्ट है वो इंडस का नहीं है। इंडस मतलब होता है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, ये सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहा है, जिसमें कौन सा नहीं है। रोपड़, लोथल, कालीघाट और कालीबंगा। हिंदी में भी आपको दिखा देता हूँ, नीचे देख लेते हैं, ये देखिए। ठीक है, इसमें लिखा है कौन सा सिंधु का हिस्सा नहीं है। आपको पता होगा सिंधु घाटी सभ्यता है। रोपड़ आपको पता है, लोथल भी आपको पता है, कालीघाट भी आपको पता होगा। अगर ये नहीं पता है तो कालीबंगा तो आपको पता होगा। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में। अब देखिए, ये काली घाट क्या है? ये काली घाट जो है ये कलकत्ता के अंदर पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कलकत्ता के अंदर पड़ता है। काली घाट में देखिए, ये थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी का सही गया होगा, और सही गया है तो ये तो आपको पता होगा इन सब के बारे में। लेकिन क्या कालीघाट के बारे में आपको पता है? अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये कालीघाट जो है कहाँ पे पड़ता है? कलकत्ता के अंदर पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पे काली माता का एक मंदिर हुआ करता था। ठीक है, ये काली घाट के यहाँ पे पट्टचित्र बनते हैं। ठीक है, छोटे छोटे पट्टचित्र, कालीघाट कलकत्ता में पट्टचित्र बनते हैं। और ये साइज में छोटे छोटे होते हैं और बहुत जल्दीबाजी में बनाए गए थे, क्योंकि यहाँ पे काली माता का मंदिर हुआ करता था। और उस माता की पेंटिंग और भी कई सारे देवताओं की पेंटिंग वहाँ पे बनाई जाती थी। और वो पेंटिंग यहाँ पे जो भक्तजन आते थे कलकत्ता में, काली घाट में जो काली घाट में काली माता का मंदिर हुआ करता था, वहाँ पे जो भक्तजन आते थे धोख लगाने के लिए, ठीक है, मंदिर में जो आते थे भक्तजन, वो भक्तजन ये यहाँ पे जो है वो देवी देवताओं की पेंटिंग खरीद के लेके जाते थे, और ये छोटे छोटे साइज में पेंटिंग बनाते रहते थे। तो इसलिए यहाँ के ये जो चित्र है वो छोटे साइज के होने के कारण उनको पटचित्र कहा गया। और ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनाए जाते थे, क्योंकि आपको पता है भक्तजन आते तो बहुत सारी पेंटिंग जो है वो, जैसे एक भक्तजन खरीद के लेके जाते तो बहुत सारे भक्तजन आते थे, तो सब लोग वो पेंटिंग लगभग जो लोग हैं वो खरीद के लेके जाते थे। इसलिए वहाँ पे जो चित्र बने वो पटचित्र कहलाए, और वो कालीघाट नाम की जगह है, कलकत्ता के अंदर पड़ती है, वहाँ पे देवी देवताओं का चित्रांकन हुआ था। ठीक है, इसलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्तूपा वाज बिल्ट बाय सातवाहना रूलर्स। यानी कि सातवाहनों के द्वारा कौन सा स्तूप जो है वो बनाया गया है? कौन सी है स्तूप, कौन सी है? एक याद ये भी रखना, यहाँ पे नहीं है ये भी चीज़ थोड़ी सी नोटिस करना है। तो सातवाहनों द्वारा जो स्तूप बनवाया गया था वो कौन था? अमरावती स्तूप था। अमरावती स्तूप सातवाहन शासकों द्वारा बनवाया गया था। ये इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, मदर गोडेस। ये देखिए, मदर गोडेस जो है, मातृ देवी की प्रतिमा पूछा है, जो मोहनजोदड़ो में मिला है वो किससे बनी है? लकड़ी से, कॉपर से, स्टोन से, या टेराकोटा से? किससे बनी है?
ठीक है। इसमें देखिए, ये देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मात्र देवी जो मूर्ति है वो किससे बनी हुई है, आप सभी को पता होगा, वो टेराकोटा से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? टेराकोटा से। और इस टेराकोटा के अंदर एक टेक्निक है जिसका नाम है एप्लिक टेक्निक। ये भी आपको बता देता हूँ आपके जानकारी के लिए। एप्लिक तकनीक जिसको बोलते हैं, ये तकनीक इसमें काम में ली गई है। ये एप्लिक तकनीक जो है इसके अंदर काम में ली गई है। याद रखना, टेराकोटा के अंदर भी एक तकनीक है जो है एप्लिक तकनीक, ये काम में ली गई है। ठीक है। इसकी जानकारी भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसके अंदर दी हुई है। आगे इस पेपर का हम एक तरीके से अलग भी एक वीडियो लेकर आएंगे, वो फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में होगा। अभी क्या है, हम इसके आंसर की बता रहे हैं आपको। तो आपने अगर पेपर डाउनलोड किया है तो आंसर की यहाँ से आप मिला सकते हो। इसमें टेराकोटा सही हो जाएगा। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सील फाउंड एंड इंडस वैली आर मेड ऑफ। सील जो पूछा है, सील मुहरें जो सिंधु घाटी से प्राप्त हुई है वो किससे बनी हुई है? ठीक है। तो आपको पता है स्टेराइट से बनी है। किससे बनी है? स्टेराइट से। अच्छा, ये क्वेश्चन आया हुआ था, इसमें इंग्लिश में दे दिया उन लोगों ने। ठीक है। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट जो है वो कन्फ्यूजन में चले गए और गलत उन्होंने आंसर कर दिया, चूना पत्थर कर दिया था। क्या कर दिया था? बहुत सारे लोगों ने चूना पत्थर कर दिया था। चूना पत्थर नहीं है, स्टेटाइट कहेंगे। स्टेटाइट का मतलब होता है सेल खड़ी पत्थर। स्टेटाइट जो है ये इंग्लिश का शब्द है। उन्होंने क्या किया, केवीएस ने ये इंग्लिश में दिया है, तभी उनकी क्या है थोड़ी लैंग्वेज अलग रहती है। इजी लगने वाले क्वेश्चन भी हम क्या है गलत कर देते हैं जैसे। तो आप जो है साथ में इंग्लिश और हिंदी दोनों देखा करें, ताकि जो क्वेश्चन है आपके गलत ना हो, सही होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था ये वाला, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द मेटल डांसिंग गर्ल फाउंड इन इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट इज कॉल्ड। यानी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से डांसिंग गर्ल मिली है उसकी जो प्रोसेस है मेक बनाने की, वो कौन सी प्रोसेस काम में ली गई है? तो ये पूछा है। ठीक है। मूर्ति बनाने की प्रक्रिया है वो कौन सी थी? तो इसमें डोकरा कास्टिंग थी या बलुआ थी या नकाशी थी? देखो, ये लोस्ट वैक्स प्रोसेसिंग थी। कौन सी थी? लोस्ट वैक्स प्रोसेस, मधुचिष्ट विधि भी बोलते हैं। लास्ट वैक्स कास्टिंग जो है इसमें क्या है, ये वैक्स जो होता है, अभी जो आजकल जो मोमबत्तियां बनती है, आजकल जो प्रतिमाएं बना रहे हैं, वो पैराफिन वैक्स होता है। कौन सा होता है? पैराफिन। थोड़ा सा मैं नाम लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाए। इसको बोलते हैं पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स होता है। आजकल जो काम में लेते हैं ना वो पैराफिन वैक्स होता है। और जो पहले उस समय मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आपको पता है कितनी पुरानी है? लगभग हम कहेंगे 2530, जो 2500 साल पुरानी सभ्यता है, 3000 2500 साल पुरानी सभ्यता है। उस समय कौन सा मोम होता था? उस समय आपको पता है मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, मधुमक्खी का छत्ता, मधुमक्खी जो अपने घर बनाती है, बीज वैक्स होता है, उसको हम बोल सकते हैं। मधुमक्खी का जो मोम होता है, जो घर बनाती है जिसमें अंदर शहद इकट्ठा करती है, वो मोम होता है। जो कवर जैसा बनता है वो मोम होता है। उसको हम पिघला भी सकते हैं। अगर हम उसको गर्म करेंगे ना तो वो पिघल जाएगा। वो एक्चुअल में क्या होता है, वो मोम होता है, वैक्स होता है वो। ठीक है। तो वो बीज वैक्स होता है। और आजकल कौन सा काम में ले रहे हैं? पैराफिन वैक्स। तो उस समय ये वैक्स टेक्निक काम में ली जाती थी। कांस्य की ढलाई करते थे। ये मूर्ति बनी है कांस्य की, उस समय ये टेक्निक काम में ली गई थी। तो इसके अंदर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा है उन्होंने कि सिंधु घाटी सभ्यता की यह जगह गुजरात में कहाँ है? यह जगह गुजरात में कहाँ है, ऐसा पूछा है। लेकिन थोड़ा सा ये कॉमन सेंस वाली बात है। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कालीबंगा कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। और लोथल कहाँ पे है? गुजरात में, भोगवा नदी के किनारे। तो यही पूछा है इन्होंने। ठीक है। गुजरात के अंदर कौन सी है यही पूछा है, तो कौन सा करेंगे हम? लोथल करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पूछा है नेम ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर इनमें से कौन सी सभ्यता है? देखिए, अभी हम ऊपर जिक्र किया है, ये कालीबंगा है, आप सभी को पता होगा। राजस्थान में ये बहुत बड़ी और मुख्य साइट है कालीबंगा। तो ये कालीबंगा कहाँ पे पड़ती है? घग्गर नदी के किनारे, राजस्थान में, हनुमानगढ़ जिले में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, ऑन द सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज फाइंड इंस्क्रिप्शन ऑफ। यानी कि जो मुहरें हैं उन पे लेख के रूप में क्या चीज़ें हैं, यही पूछा। ठीक है। अब बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता में मुहरों पर क्या है? लिपि लिखी गई है। कौन सी है? हायरोग्लिफ, चित्राक्षर लिपि। हायरो हायरोग्लिफ्स हायरोग्लिफ्स। ठीक है। ये क्या है? हायरोग्लिफ्स है। और इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलेंगे? चित्राक्षर लिपि। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखा करें। चित्राक्षर। ठीक है। चित्राक्षर क्या है? लिपि है।
हायरोग्लिफ्स, जिसको हिंदी में क्या कहें, चित्राक्षर लिपि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, ये मदर गोडेस, हिंदी में हम देख लेते हैं, इंग्लिश में आप देख लेना साथ में। अब पेपर डाउनलोड करो आप अपने हिसाब से, इंग्लिश वाला ओपन कर लेना साथ में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो देवी की जो आकृतियाँ हैं, देवी की आकृतियाँ यानी कि मातृ देवी की आकृतियाँ पूछा है, तो वो किस में बनी है, आप सभी को पता होगा वो किस में बनी है, टेराकोटा में मृण मूर्तियाँ होती है। मृण मतलब मिट्टी होती है, मृण का मतलब होता है मिट्टी, ठीक है, मिट्टी से बनी हुई, टेराकोटा से। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये पूछा है कि हड़प्पा से प्राप्त जो पुरुष धड़ है उसका आकार क्या है। हड़प्पा से जो मिला हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से, लाल चूना पत्थर से ये बना हुआ है और इसका आकार पूछा है। तो इसमें क्या है, विशालकाय आकार है क्या, लाइफ साइज, लाइफ साइज होता है जो हम कितने बड़े हैं उतना बड़ा साइज। विशालकाय मतलब कितना भी बहुत बड़ा, विशालकाय बहुत ज़्यादा बड़ा। लघु का मतलब होता है छोटा, छोटा आकार, जीवन चरित्र आकार से भी रहते। जीवन चरित्र का मतलब होता है लाइफ साइज, इससे भी बड़ा है क्या, नहीं है, लघु आकार है। कैसा है, लघु आकार है। आपको पता है 4-5 इंच का साइज रहता है सभी, इन जो भी मूर्तियाँ मिली है बहुत छोटी छोटी है, 4-5 इंच के समथिंग आकार है इनका, और बहुत छोटी छोटी आकृतियाँ हैं। तो इसमें क्या है, ये ऑप्शन लघु आकार जिसने किया उसका सही होगा, ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष धड़ की प्रखरता, पुरुष धड़ की प्रखरता है। अब इसमें देखिए, ये जो है, इसमें यहाँ पे इंग्लिश में देख लेते हैं ऊपर। देखिए ये क्वेश्चन जो है मेल टोर्सो का है, आपको पता है लाल बलुआ पत्थर वाला, वही इसी के बारे में पूछा है कि ये जो है इसकी जो द मेल टोर्सो ऑफ हड़प्पन साइट इज हाईली, यानी कि इसकी प्रखरता है, ये इसकी विशेषता के रूप में भी हम देख सकते हैं। इन्होंने बोला कि ये शैलीगत है या फिर ये अमूर्त स्टाइल में बना हुआ है या फिर ये योजनाबद्ध है या फिर ये वास्तविक है। तो इस पर थोड़ा सस्पेंस है। सस्पेंस ऐसे है कि केवीएस ने जो इसका आंसर माना है वो हमें पता है, केवीएस ने जो आंसर माना है वो माना है ये 4 नंबर, वास्तविक कहा है उन्होंने, ठीक है। एक बार के लिए हम यही मानते हैं कि जिसने वास्तविक किया है उसका सही है। लेकिन इससे पहले नवोदय विद्यालय का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर भी एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर ये जो प्रतिमा है उनके बारे में बोला था कि ये स्टाइलिश्ड है, शैलीगत है, ऐसा माना था उन्होंने। लेकिन अभी इन्होंने वास्तविक माना है, ये प्रोविजनल आंसर की है, जिसके अकॉर्डिंग जिसने वास्तविक किया है वो सही मानो एक बार के लिए। लेकिन शैलीगत जो है, ये एनवीएस के अंदर एक बार क्वेश्चन आया था जिसके अंदर यही था, शैलीगत उन्होंने सही माना था, तो इस हिसाब से हम शैलीगत मान सकते हैं। स्टाइलिश्ड, वास्तविक फॉर्म एक अलग होती है, वास्तविक फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, वास्तविक जिसने किया एक बार यही सही माना एक बार के लिए, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप आंसर की तैयार करना अपने। और ये केवीएस ने ये सही माना है, ये प्रोविजनल आंसर की है, मेन आंसर की जो है वो मुख्य आंसर की बाद में आएगी, जब हमारा रिजल्ट आएगा ना उस समय, जब आप लोगों का रिजल्ट आएगा उस समय आंसर की एक और आएगी साथ में, वो ओरिजिनल आंसर की होगी। इसमें जो गलत क्वेश्चन उन्होंने दिए हुए हैं, गलत जो बताए हैं वो उसमें वो बताएंगे, उसको सही कर देंगे वो, ठीक है। तब हमें ये पता चलेगा कि इसमें कौन सा उन्होंने सही माना है। एक बार के लिए आप वास्तविक मानो, ठीक है। इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पोट्री दी हुई है, तो ये पोट्री दी हुई है, इसके बारे में पूछा है कि ये कहाँ से मिली है, ये बर्तन कौन सी सभ्यता का है। ये आपको पता होगा कि हमें तो इंडिया का ही पढ़ना है ना, सिंधु घाटी सभ्यता ही पढ़नी है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही ये बर्तन मिला है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता से ही ये बर्तन जो है वो हमें मिला है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश और बिहार से प्राप्त कांस्य प्रतिमाएं किस देवता को दर्शाते हैं। गुप्त काल में किस देवता को दर्शाते हैं, तो इसमें देखिए, इसमें हमारा होगा बुद्ध भगवान। कौन सा सही होगा, बुद्ध भगवान सही होगा। जैसे आपको पता है गुप्त काल में सुल्तानगंज से प्राप्त एक बुद्ध की कांस्य प्रतिमा हमें मिली है, जो आदमकद प्रतिमा। आदमकद का मतलब होता है आदमी के कद जितनी, हमारा जितना कद है उतनी बड़ी एक प्रतिमा मिली है, मिली थी पहले, और वो बाद में जो है वो
बर्मिंघम संग्रहालय के अंदर संग्रहित कर दी गई है। बर्मिंघम संग्रहालय, बर्मिंघम, ठीक है, बर्मिंघम संग्रहालय में। इस तरीके से हम कह सकते हैं जो कांस्य प्रतिमा है वो सुल्तानगंज कहाँ पे पड़ता है, बिहार में पड़ता है। तो ये बुद्ध की प्रतिमा थी, गुप्त काल की है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको बुद्ध करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कांस्य प्रतिमाओं के लिए नालंदा किस नालंदा किस काल में बना था। नालंदा जो है वो पाल काल में बना था। किस में बना था, पाल काल में। तो जिसने पाल काल किया है उसका ये क्वेश्चन जो है वो सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चोल काल में कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का कारण क्या है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में जो कांस्य मूर्तियों की प्रचुरता का कारण जो माना है केवीएस ने, वो कहा है मंदिर उत्सवों के लिए, जो मंदिर के उत्सव होते हैं उसके अंदर ये प्रतिमा जो है वो शामिल की जाती है। ठीक है, तो इसमें जो ये किया है उसका एक बार के लिए आप सही मान लीजिए, बाकी मेन जो आंसर किया वो बाद में आएगी, उसके अकॉर्डिंग हम दोबारा से आंसर की लेकर के आएंगे, मुख्य वाली। ठीक है, और इसको हम फुल डिटेल के साथ में सोल्व करेंगे। तो ये सही माना है और ये सही हो भी सकता है, ये सही लगता है मुझे। तो ठीक है, तो ये 2 नंबर जिसने किया है उसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 13वीं सदी में व्यापक पैमाने में भवन निर्माण गतिविधि के अंतर्गत शुरू हुई। 13वीं शताब्दी में, तो 13वीं शताब्दी के अंदर पूछा है, तो इसके अंदर जिसने दिल्ली सल्तनत काल जिसने किया है उसका सही है। ठीक है, दिल्ली सल्तनत काल जिसने किया है उसका सही है। शुरू का पूछा है, स्टार्टिंग का, 13वीं शताब्दी का पूछा है। और कई लोगों ने मुगल कर दिया था, कई लोगों ने मुगल कर दिया था। मुगल गलत होगा। मुगल आपको पता है 1527 आपके समथिंग आप मानते हो, 1526-27 के समथिंग मानते हो कि बाबर जो है वो इंडिया के अंदर आता है 1500, तो ये 16वीं सदी हो गई। और शाहजहाँ के टाइम पे तो बहुत आगे टाइम पीरियड चला जाता है, वो तो 19वीं 18वीं 19वीं सदी हो जाती है। तो भवन निर्माण की गतिविधि का अंतर्गत शुरू का पूछा है 13वीं सदी में, तो वो दिल्ली सल्तनत काल है। इन्होंने बहुत सारे मकबरे वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई थी, भवन बने थे दिल्ली सल्तनत काल में। तो 3 नंबर जिसने किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मात्र देवी का संग्रह कहाँ पे है। मात्र देवी जो मदर गोडेस है, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त जो है वो उसका आपको पता है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर है। जिसने ये किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुषाण कालीन कटरा टीला से प्राप्त बुद्ध की बैठी हुई प्रतिमा जो है वो किस संग्रहालय में सुरक्षित है। बैठी हुई प्रतिमा, ठीक है, कुषाण कालीन कटरा टीला, कुषाण कालीन। तो आपको पता है कुषाण कालीन मथुरा स्थल फेमस है, और मथुरा के अंदर ही ये जो चीज़ें हैं वहाँ से प्राप्त है, सारी की सारी मथुरा संग्रहालय में ही रखी गई है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है मथुरा संग्रहालय। ये जो जिसने किया है उसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए 279 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये ध्यान से देख लीजिए। आपको पता है ये सारनाथ वाला स्तंभ है, अशोक के द्वारा बनाया गया सिंह शीर्ष स्तंभ, सिंह उस पे ऊपर है बने हुए। ठीक है, इसके अंदर देखिए इसने पूछा है कि दिए हुए चित्र में अशोक स्तंभ पर कौन सा फूल अंकित है, कौन सा फूल है। तो इसमें ये वाला फूल है, उल्टे ये इस तरीके से बना हुआ है। तो ये उल्टे कमल की जैसी आकृति दिखती है हमें। कैसी आकृति दिखती है, उल्टे कमल की आकृति। अगर हम इसको सीधा करेंगे तो ये क्या है, ये कमल बन जाएगा। जैसे इस तरीके से हम कहेंगे कि ये क्या चीज़ है, ये क्या है, ये कमल का फूल होता है। इस तरीके से ये क्या होता है, ये कमल का फूल होता है। तो उल्टे कमल की आकृति का फूल इसके ऊपर बना हुआ, घंटाकृति इसको कहते हैं, कमल का फूल। तो कौन सा इसमें कमल का फूल, जिसने ये किया है उसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अजंता के चित्रों का धरातल तैयार करने के लिए इनमें से कौन सी सामग्री गारा बनाने में काम में नहीं ली गई है। दोस्तों ये थोड़ा सी ध्यान देने वाली बात है, इसमें नहीं काम में ली गई है। अजंता में जो गारा तैयार किया गया था उसमें आपको पता है सीमेंट उस समय नहीं होती थी, तो इसमें सीमेंट काम में नहीं ली गई। जिसने ये किया है उसका सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता के किस गुफा संख्या में मरती हुई राजकुमारी, यानी इसको वहाँ पे मरणासन राजकुमारी भी कहते हैं, तो वो गुफा संख्या 16 में है। कौन सी गुफा में, 16 नंबर गुफा में ये चित्र जो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता के अधिकांश चित्रों के विषय इनमें से हैं। अजंता के चित्रों के जो विषय हैं वो किससे संबंधित है। आपको पता है
बौद्ध धर्म से संबंधित है। बुद्ध भगवान की जन्म जन्मांतर की जातक कथाएं चित्रित है यहाँ पे, बुद्ध की प्रतिमाएं यहाँ पे बनी हुई है अजंता गुफा में, इसलिए बौद्ध धर्म इसमें मुख्य है, केवल बौद्ध धर्म। इसके बाद में ये देखिए माया देवी का स्वपन चित्र जो है वो कौन सी गुफा में है दोस्तों, ये जो चित्र है वो गुफा संख्या 2 में चित्रित है। कौन सी गुफा में है? गुफा संख्या 2 में है। उसके अलावा एक गुफा संख्या 10 में भी है ये माया देवी का स्वपन, तो यहाँ पे केवल 2 दिया हुआ है, तो हमें यही करना है। ठीक है, माया देवी का स्वपन, माया का स्वपन, इसको माया देवी का स्वपन भी बोलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शुंग काल में निर्मित स्तूप जो है वो इसमें से कौन सी सामग्री का प्रयोग जो है वो हुआ है? ठीक है, शुंग काल में, जैसे कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता दूं, मौर्य काल में स्तूप स्टार्टिंग में बने थे। जैसे सांची का स्तूप मौर्य काल में बना था, वो किससे बना था? वो ईंटों से बना था। और शुंग काल के राजाओं ने ईंटों और पत्थरों दोनों का प्रयोग किया। उसने क्या किया, शुंग काल के जो राजा थे उन्होंने वो ईंटों से जो स्तूप बने हुए थे उसके ऊपर उन्होंने पत्थर लगवा दिए थे। तो ईंटों का भी प्रयोग किया था और उन्होंने पत्थरों का प्रयोग ज़्यादा किया था। ईंटों के ऊपर उन्होंने पत्थर लगवा दिए थे और पत्थरों से स्पेशल उन्होंने स्तूप भी बनवाए थे। तो ये जिसने ये इष्टिका व पाषाण किया है उसका क्वेश्चन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भवन निर्माण में ट्राबिएट से आर्केट तरीके में परिवर्तन का जो परिचय है वो खालिस्तान में हुआ है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें है इंडो इस्लामिक वास्तुकला। कौन सा है? इंडो इस्लामिक वास्तुकला में ये जिसने किया है उसका सही होगा। इसमें ये परिवर्तन का परिचय दिया। आर्क जो बनते हैं ना वो इंडो इस्लामिक वास्तुकला से शुरू हुए थे। इसके बाद देखिए वास्तुकला में ट्राबिएट तरीके के अंतर्गत क्या आता है? ट्राबिएट ये वही इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर वाली है। उसके अंदर ब्रैकेट बनते हैं, स्तंभ बनते हैं और लेंटर जिसको बोलते हैं वो डलते हैं। तो ये आते हैं इसके अंदर। जिसने 1 नंबर किया उसका सही है। तोरण द्वार वगैरह नहीं होता। पत्थर ईंट धातु ट्राबिएट तरीके के अंदर शामिल नहीं होती तीनों चीज़ें। कंक्रीट ईंट पत्थर ये शामिल नहीं होती तीनों चीज़ें। ब्रैकेट स्तंभ लेंटल इसके अंदर आता है ट्राबिएट तरीके के अंदर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुब मीनार की लंबाई कितनी है दोस्तों? ये पूछा है 234 फीट यानी कि 234। ये जिसने किया उसका सही है, इतनी लंबाई है कुतुब मीनार की। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुब मीनार इनके साथ भी संबंधित है। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप सभी को पता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका सही होगा, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक ये 2 लोग इससे जुड़े हुए हैं, आप सभी को ये पता है। अब इसमें क्या है, केवीएस ने जो आंसर की दी है दोस्तों, केवीएस ने जो आंसर की दी है उसके अंदर उन्होंने 4 नंबर ऑप्शन सही माना है, कुतुबुद्दीन मोइन, जो कहीं से भी लिंक नहीं करता। ठीक है, अभी ये जिसने किया है ना उसका सही करना है आपको, ये सही करना है, ये सही मानना है आपको। तभी मैं बता रहा हूं कि ये जो अभी जो आंसर की आई है दोस्तों, ये प्रोविजनल आंसर की है। मेन जो आंसर की है, मुख्य आंसर की बाद में आएगी। ठीक है, तभी वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बता देंगे, क्योंकि अभी क्या है वो आपत्ति लगाने के लिए बोल रहे हैं। आपत्ति जब लगाते हैं तो एक क्वेश्चन के 1000 रुपये लगते हैं। तो ये कमाई करने का आप तरीका समझ सकते हो, जो भी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुतुब मीनार इन आकारों के मिश्रण से बना है, तो इसमें कौन सा आकार है ये हमसे पूछा है। इसमें होगा हमारा पॉलीगोनल और गोलाकार। जिसने 1 नंबर किया है ये उसका सही है। पॉलीगोनल और गोलाकार आकार इसमें हमें देखने को मिलता है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता के भित्ति चित्र पद्मपाणि बोधिसत्व पद्मपाणि के चित्र में निम्नलिखित में से बुद्ध के दाएं हाथ में इनमें से किस पुष्प को दिखाया गया है? यानी कि दाएं हाथ में कौन सा फूल है जो अजंता के गुफा संख्या 1 में बना हुआ है? ये पद्मपाणि बोधिसत्व है, जिसके हाथ में आप सभी को पता होगा कमल का फूल है। ये नीले रंग का कमल है। कौन से रंग का? नीले रंग का कमल का फूल इसके दाएं हाथ में दिखाया गया है। ठीक है, अजंता की गुफा संख्या 1 में चित्र बना हुआ है, पद्मपाणि बोधिसत्व है। ये जिसने किया उसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ये फेमस
टॉम्ब यानी कि मकबरा है। विश्व प्रसिद्ध ये मकबरा दिए हुए फोटो में, यानी कि ऐसे पूछा है कि विश्व प्रसिद्ध इतना बड़ा कौन सा विश्व प्रसिद्ध मकबरा है जो इस फोटो में दर्शित जो मकबरा है उससे प्रेरित है, वो इससे प्रेरित है। ठीक है, तो ये जो मकबरा है, पहले तो इस मकबरे की आपको पहचान करनी है कि ये जो मकबरा है ये मकबरा कौन सा है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इस मकबरे पे कौन सी जो स्टाइल है वो, यानी कि इस मकबरे से प्रेरित होकर के कौन सा मकबरा दूसरा बना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस मकबरे का नाम है सफदरगंज का मकबरा। क्या नाम है? सफदरगंज, सफदरगंज का मकबरा, ये सफदरगंज का मकबरा है। ठीक है, सफदरगंज का मकबरा है, ये जो फोटो के अंदर दिखाई दे रहा है, आप गूगल करके देख लेना सफदरगंज का मकबरा, सफदरगंज टॉम्ब आप लिखोगे तो ये फोटो आपके सामने आएगी। ठीक है, ये ऐसा सेम टू सेम ऐसा ही है, ये सफदरगंज का मकबरा है। और इससे प्रेरित होकर के ऐसा ही हमें दिखता है ताजमहल। क्या दिखता है? ताजमहल दिखता है दोस्तों। तो सफदरगंज के मकबरे से प्रेरित होकर के ताजमहल बना है, और हुमायूं के मकबरे से प्रेरित भी बताते हैं ताजमहल को। एक्चुअल में सफदरगंज के मकबरे से प्रेरित इसको मानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा था, जिसने ताजमहल किया उसका क्वेश्चन सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुतुब मीनार पर बनी सजावट में खालिस्तान सम्मिलित है, यानी कि कुतुब मीनार जो बनी है उस पर सजावट के लिए क्या चीज़ काम में ली गई है? उस पर दोस्तों कैलीग्राफी की गई है और पत्तियां बनाई गई है। क्या बनाई गई है? कैलीग्राफी और पत्तियां, ये सजावट के लिए काम में ली गई है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगमरमर पर जास्पर से जड़ित कैलीग्राफी है, यानी कि इस पे जो कैलीग्राफी की गई है, कैलीग्राफी के बारे में पूछा है कि कैलीग्राफी में क्या चीज़ बनाई है, यानी कि इसमें से कौन सी कविताएं लिखी है, या फिर नूरजहां की जीवनी लिखी है, या फिर ऐतिहासिक सूचना लिखी है। तो जैसा कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो ताजमहल बना है, जो संगमरमर का उस पर पत्थर लगा है, ये ताजमहल की बात हो रही है, उस पर कुरान की आयतें लिखी गई है दोस्तों। ताजमहल अगर आप गए हो तो अच्छी बात है, नहीं गए तो आप कभी जाओगे तो देखना वहाँ पे कुरान की आयतें लिखी गई है, कैलीग्राफी की गई है। कैलीग्राफी को आपको पता होगा, जो सुलेखन होता है उसको कैलीग्राफी कहते हैं। सुलेखन का मतलब होता है अच्छे तरीके से, डेकोर तरीके से लिखना, लिखावट लिखना, वो कैलीग्राफी होती है, हाथ से लिखा जाता है। ठीक है, और ये क्या है? जास्पर, मतलब जो बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं उससे वो जड़ करके ये कैलीग्राफी तैयार की गई है, कुरान की आयतें। कहाँ पे? ताजमहल के संगमरमर से जो बना है उस पर। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोल गुंबज का पूछा है कि गोल गुंबज कहाँ पे है? बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। गोल गुंबज बीजापुर में है। बीजापुर कहाँ पे है? कर्नाटक में पड़ता है दोस्तों। और इसके बारे में पूछा है कि ये कहाँ पे है, सीधा सिंपल क्वेश्चन। मोहम्मद आदिल शाह का ये मकबरा है। गोल गुंबज क्या है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऐसे भी पूछ लेते हैं कई बार कि गोल गुंबज क्या है, तो ये मकबरा है मोहम्मद आदिल शाह का। ठीक है, जो ये दक्षिण शैली के राजा हुआ करते थे। फाहियान भारत किस धर्म का ज्ञान प्राप्त करने आया था? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आया था गौतम बुद्ध, बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस गुफा संख्या में अजंता के आरंभिक चित्र जो हैं हमें प्राप्त होते हैं? आरंभिक चित्र प्राप्त होते हैं, कौन सी गुफा में प्राप्त होते हैं दोस्तों? इसमें प्राचीन गुफा है वो है 9वीं 10वीं गुफा, तो इसमें ही हमें जो आरंभिक चित्र है वो मिलते हैं। नवीन गुफा है गुफा संख्या 1 नंबर व 2 नंबर। तो आरंभिक चित्र यानी कि आरंभिक मतलब स्टार्टिंग में बने हैं, तो इसका मतलब 9वीं 10वीं गुफा, तो 2 नंबर जिसने किया उसका सही है। इसके बाद में ये देखिए, ये आपको फोटो दिखाई दे रही होगी, इसका टाइटल है मारू रागिनी। क्या टाइटल है? मारू रागिनी। ये मारू रागिनी चित्र है, ये साइलेबस के अंदर भी दिया गया था। मारू रागिनी चित्र है ये। इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि ये जो पेंटिंग है ये इसकी शैली कौन सी है? राजस्थानी है, दक्षिणी है, या पहाड़ड़ी? देखो ये थोड़ा सा कई बार क्या है, मिस प्रिंटिंग हो जाती है। पहाड़ड़ी किस तरीके से लिखा हुआ है देखो। तो ये चित्र जो है ये राजस्थानी शैली का है। मारू रागिनी राजस्थानी शैली का है। राजस्थानी की मेवाड़ शैली से संबंधित चित्र है, साहेबदीन के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? साहेबदीन के द्वारा बनाया गया है, साहेबदीन। ठीक है, मेवाड़ शैली किस में पड़ती है? राजस्थान में, उदयपुर मेवाड़ शैली।
ठीक है, राजस्थानी शैली से संबंधित हो गया। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चांद बीबी पोलो खेलते हुए ये चित्र है, इसमें पूछा है कि चांद बीबी कौन है। तो ये चांद बीबी पोलो खेलते हुए जो चित्र है दक्षिणी शैली में, ये गोलकुंडा में बना हुआ है। कहाँ पे बना हुआ है? गोलकुंडा में बना हुआ है। लेकिन इसमें जो महिला है चांद बीबी, ये अहमदनगर की आदिल शाह की पत्नी थी। अहमदनगर, सॉरी दोस्तों, बीजापुर का जो आदिल शाह राजा थे, बीजापुर के राजा की ये रानी थी चांद बीबी पोलो खेलते हुए। जो इस चित्र जो गोलकुंडा में बना हुआ है, चित्र कहाँ पे बना हुआ है? गोलकुंडा में। लेकिन ये रानी कहाँ की थी? बीजापुर की रानी थी। ठीक है, बीजापुर की। 3 नंबर जिसने किया उसका सही है। देखिए आंसर गिवन 3 नंबर जिसने किया है सही है। केवीएस ने भी यही माना है। ठीक है, जिसने गोलकुंडा किया है उसका गलत है। और लगभग मैंने देखा है कि लोगों ने गोलकुंडा किया है। एक्चुअल में क्या है, चांद बीबी ये बीजापुर की रानी हुआ करती थी। ठीक है, चित्र कहाँ पे बना है? ये चित्र बना है गोलकुंडा में, लेकिन रानी कहाँ की थी? बीजापुर की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुख्य मुगल लघु चित्र चित्रित है। मुगल जो लघु चित्र है वो हैंडमेड पेपर पे बने हैं। सियालकोट नाम का कागज़ तैयार होता था, ये हैंडमेड कागज़ तैयार करते थे, फैक्ट्री के अंदर बनवाते थे, सियालकोट नाम का कागज़। ठीक है, हस्त निर्मित कागज़ काम में लिया गया है। जिसने 4 नंबर किया है उसका सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेपिस लाजुली से कौन सा रंग मिलता है? लघु चित्र में जो काम में लिया गया था लेपिस लाजुली, उससे कौन सा रंग बनता है? लेपिस लाजुली से नीला रंग बनता है, अल्ट्रा मेरिन ब्लू कलर बनता है लेपिस लाजुली से। ठीक है, तो जिसने 4 नंबर किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस काल में मुगल लघु चित्रण वैज्ञानिकता व यथार्थता के उच्चतर को प्राप्त था? लघु चित्रण जो है वैज्ञानिक था, यथार्थता से भी ऊंचा प्राप्त था। किसके काल में पूछा है? इसका मतलब है कि हम एक बात समझते हैं कि मुगल काल में स्वर्ण काल किसका काल था? आप बताइए मेरे को। सोने का काल, स्वर्ण काल, यानी कि बेस्ट दी बेस्ट काम हुआ है। इतना बेस्ट काम हुआ है कि उसके काल को स्वर्ण काल मान लिया गया है। तो उच्चतर तो वो कौन सा होगा? जहांगीर होगा। जिसने जहांगीर किया है उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जहांगीर कालीन चित्रित लघु चित्र है जो बाज पक्षी का चित्र किसने बनाया है? आपको पता है, मंसूर। बाज चित्र पक्षी चितेरा था, मंसूर पशु पक्षी चित्रण करता था ये मंसूर, जो जहांगीर के काल में था। तो बाज यही बनाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लघु चित्रों में राजाओं के चरित्र को दर्शाया गया है। लघु चित्रों में जो राजा है उस राजाओं के चरित्र को किस में दर्शाया गया है? तो दोस्तों, जो राजाओं के चरित्र को दर्शाया गया है वो है मुगल शैली में। आपने देखा होगा मुगल में अकबर की पेंटिंग बनी है अलग से, यानी कि सभी के राजाओं की लगभग हमें पेंटिंग देखने को मिलती है और उनका कैरेक्टर जो है वो हमें दिखाया जाता है, पेंटिंग में हमें देखने को मिलता है। तो मुगल जिसने किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाए हुए चित्र जो है वो किसने बनाया है? तो ये मिस्किन ने बनाया है। किसने बनाया है? मिस्किन ने। अकबर के काल में मिस्किन के द्वारा बनाया गया चित्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आरंभिक रेखांकन है, आरंभिक यानी कि शुरू में रेखांकन, फिर पृष्ठभूमि, आकृति कार्य, व्यक्ति चित्रण, पूर्ण बाध्य रेखांकन लघु चित्र कार्यशाला में विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया था। यानी कि शुरू में रेखांकन कौन करेगा, फिर पृष्ठभूमि पे चित्रांकन कौन करेगा, फिर आकृति, मुख्य आकृति कौन बनाएगा, फिर व्यक्ति चित्रण कौन करेगा, पूर्ण बाध्य फिर रेखांकन कौन करेगा। ये ऐसी लघु चित्र कार्यशाला कौन सी थी जहां पे विभिन्न कलाकारों की योग्यता के आधार पर बांटा गया था? ऐसा मुगल ही कर सकते हैं, क्योंकि मुगल चित्रे ऐसे थे, कोई तो व्यक्ति चित्रण में प्रसिद्ध था, कोई पशु पक्षी चित्रण में प्रसिद्ध था, कोई दाढ़ी वाले व्यक्ति चित्र बनाने में प्रसिद्ध था। तो इस तरीके से सबको अलग अलग डिवाइडेशन किया गया था। तो वो ऐसा कौन कर सकते हैं? मुगल शैली में ही ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये ख्याल रखना, जिसने मुगल किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बसावन किस मुगल शासक का दरबारी चित्रकार था? ये हिंदू चितेरा है, दसवंत और बसावन। आपने दो नाम सुने होंगे, दसवंत और बसावन। ये दोनों के दोनों अकबर के दरबारी चित्रकार थे। किसके थे? अकबर के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये पेंटिंग देखिए आप यहाँ पे, इस पेंटिंग के बारे में पूछा है कि ये कृष्ण भगवान जो है ये क्या कर रहे हैं। कृष्ण भगवान, इसमें देखिए ये रहे कृष्ण भगवान,
ये कृष्ण भगवान जो है वो क्या कर रहे हैं, इसमें कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। क्या कर रहे हैं, गोवर्धन पर्वत उठा रखा है। तो गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण मिस्किन के द्वारा बनाई गई पेंटिंग अकबर के काल में, ये वाली 3 नंबर जिसने किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था। बीकानेर शैली के लघु चित्रों में मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था क्योंकि बीकानेर शैली में मुगल दरबारी चित्रकार मौजूद थे, इसलिए क्या है, मुगल चित्रकला का जोरदार प्रभाव था। 1 नंबर जिसने किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नूरुद्दीन रुकनुद्दीन ये कलाकार कहाँ के कलाकार थे? तो नूरुद्दीन जो है ये बीकानेर शैली का कलाकार है, मुगल कलाकार थे, बीकानेर शैली के अंदर थे, राजस्थान के अंदर। ठीक है, तो जिसने 2 नंबर किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजधानी लिखा है दोस्तों, राजधानी नहीं है, इंग्लिश में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, राजस्थान, ये देखिए राजस्थान, यानी कि राजस्थान मिनिएचर पेंटिंग के बारे में बोला है। ठीक है, अगर हिंदी में नहीं समझ आ रहा तो इंग्लिश ऊपर लिखा हुआ होगा, जस्ट वो देख लीजिए। राजस्थानी की टेक्निक पूछा है दोस्तों, जल रंग, तेल रंग, एक्रिलिक और रैम्परा। दोस्तों रैम्परा आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे देख लीजिए, इंग्लिश में लिखा हुआ है टेम्परा। तो यही टेक्निक काम में ली गई है, टेम्परा टेक्निक। ठीक है, कई लोगों ने, मैंने देखा कई सारे लोगों ने, कई सारे कैंडिडेट्स ने जल रंग कर दिया था। दोस्तों जल रंग नहीं करना है, टेम्परा तकनीक है। उन्होंने बोला कि रैम्परा सर कोई तकनीक होती नहीं है। मैंने कहा इंग्लिश में आप देखो, इंग्लिश में देखो टेम्परा लिखा हुआ है। तो और ये पेपर में पहले लिखा हुआ भी मेंशन रहता है कि हिंदी में अगर कोई गलत है, मिस प्रिंटिंग है, तो वो इंग्लिश वाली लैंग्वेज को सही मानेंगे। तो इंग्लिश में देखो सही लिखा हुआ है टेम्परा, तो ये जिसने किया उसका सही है रैम्परा। ठीक है, टेम्परा तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के संग्रह में मारू रागिनी चित्र किस लघु चित्रकला शैली से संबंधित रखता है? तो ये मेवाड़ शैली का है, साहिबदीन द्वारा बनाई गई पेंटिंग है मारू रागिनी। ठीक है, मेवाड़ शैली राजस्थान के, अभी ऊपर पेंटिंग आई भी थी, आपने देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी लघु चित्र में सबसे प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी के चित्रकार कौन थे? बनी ठनी आपको पता है, मोरध्वज निहालचंद है, किशनगढ़ शैली से संबंधित ये चित्रकार है। ठीक है, राजा सांवत सिंह की ये प्रेयसी थी बनी ठनी, जो राधा के रूप में जानी जाती है। मूल नाम इसका क्या था? विष्णुप्रिया। जो ये लेडीज जो थी उसका नाम था विष्णुप्रिया, मेन मुख्य जो रियल का नाम था वो। और ये सांवत सिंह की पत्नी थी, प्रेयसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौगन प्लेयर पेंटिंग राजस्थान लघु चित्रकला जो जोधपुर शैली में बनी हुई है, दाना के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, जोधपुर शैली में बनी हुई है। ये जिसने किया उसका सही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम भरत मिलाप चित्र के चित्रकार कौन है? राम भरत मिलाप चित्र के चित्रकार कौन है? तो इसकी जो पेंटिंग बनाई है वो किसने बनाई है? गुमान ने बनाई है। किसने बनाई है? गुमान ने बनाई गई है। जिसने गुमान किया उसका सही है। ये जयपुर शैली से संबंधित पेंटिंग है, राम भरत मिलाप। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजस्थानी लघु चित्रकला शैली में कोटा शैली ने किस विषय के चित्र में विशिष्टता हासिल की है? कोटा शैली की दोस्तों 2 विशेषताएं आती हैं। एक तो आती है शिकार दृश्य चित्रण, ये सभी को पता होगा, शिकार दृश्य के चित्र हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कोटा शैली के अंदर 12मासा चित्रण हुआ है दोस्तों। कौन सा हुआ है? 12मासा हुआ है। तो इसके अंदर जिसने 4 नंबर किया उसका सही है। शिकार दृश्य के अलावा 12मासा चित्रण है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस राजा का नाम बताइए जिनके व्यक्ति चित्र हमें किशनगढ़ चित्रकला में देखने को मिलते हैं। किशनगढ़ शैली में तो मैंने बताया था किशनगढ़ में कौन है? राजा सांवत सिंह, जिसको कहते हैं नागरी दास की उपाधि दी गई है। ठीक है, नागरी दास की उपाधि दी गई है। सांवत सिंह इसका मुख्य नाम है। इसकी प्रेयसी थी विष्णुप्रिया, जो राधा के रूप में उसकी पेंटिंग बनी है, जिसका टाइटल दिया गया था बनी ठनी, जो मोरध्वज निहालचंद के द्वारा बनाई गई थी। कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, गुमान द्वारा चित्र जो बनाया गया है। अच्छा, ऊपर पूछा था कि ये भरत मिलाप जो चित्र है ये जयपुर शैली का चित्र है, ये किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे दे दिया गुमान द्वारा चित्रित। तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से पढ़ा करो, अच्छे तरीके से समझा करो। किसी किसी का क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पेपर के अंदर ही हमें 1-2 क्वेश्चन डायरेक्ट सीधे होने के चांस बन जाते हैं। ठीक है, वहां पे चित्रकार पूछ लिया था, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर ही दे दिया इन्होंने चित्रकार, गुमान चित्रकार। देखो गुमान द्वारा चित्रित भरत मिलाप। और अभी ऊपर हमने देखा है कि ये चित्र किसके द्वारा बनाया गया है। यहाँ पे इस प्रश्न के अंदर ही आंसर छिपा है। और यहाँ पे पूछा है कि इस पेंटिंग के अंदर कितनी मानवाकृतियां हैं दोस्तों। ऐसा पूछा है कितनी मानवाकृतियां हैं।
इसके अंदर 46 मानव आकृतियाँ कितनी है? 46। और यहाँ पे देखिए 50 से ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 20 से कम नहीं है दोस्तों, 40 से ज़्यादा हाँ है, 40 से ज़्यादा है, 40 से कम नहीं है दोस्तों। तो इसका कौन सा सही होगा? 3 नंबर सही होगा, जिसने ये किया है उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ी लघु चित्रों के अंतर्गत बसोली शैली में चित्रित है रसमंजरी, उस पर किस शैली का प्रभाव है, ऐसा पूछा गया है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रारंभिक पश्चिमी भारतीय लघु चित्र शैली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जिसने 4 नंबर किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बंगाल चित्र शैली में वो चित्रण कहाँ से प्रभावित है? जो वोश टेक्निक है ना, वो कहाँ से प्रभावित है? आपने अगर बंगाल शैली पढ़ा होगा तो आपको पता है कि अवनींद्रनाथ है, ये जो है वहाँ पे जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? ये जाते हैं जापान, और वहाँ से जापानी टेक्निक सीख के आते हैं दोस्तों, वो चित्रण की। तो ये कहाँ से प्रभावित है? जापान से प्रभावित है, जापान चित्र से, ठीक है, जापानी चित्र से। उसके बाद में देखिए कृष्णा रेड्डी ने किस माध्यम में अपने काम बनाए हैं? कृष्णा रेड्डी जो काम करते हैं, प्रिंट मेकर हैं, ये एचिंग में काम करते हैं। किस में काम करते हैं? एचिंग में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वे कौन से भारतीय मूर्तिकार थे जिन्होंने अपने मूर्ति शिल्प में जनजातीय जीवन को दर्शित किया है? ऐसे कौन से मूर्तिकार हैं जिन्होंने जनजातीय अपनी मूर्तियों में दर्शाया है? तो वो थे रामकिंकर बेज। कौन थे? रामकिंकर बेज। जैसे संथाल जनजाति है उनका चित्र उन्होंने बनाया है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राजा रवि वर्मा की जो चित्रकला है, पौराणिक कथाओं पर आधारित उन्होंने चित्र बनाए थे, उसको घर घर पहुंचाने के लिए किस छापा कला की तकनीक को काम में लिया था? उसने जो काम में ली थी उसको बोलते हैं ओलियोग्राफ। उसने जो प्रिंट किया था लिथोग्राफ से, उस जो प्रिंट निकले थे उसको कहते हैं ओलियोग्राफ। तो ओलियोग्राफ बने थे, जिसने ओलियोग्राफ किया उसका सही है, घर घर पहुंचाए गए थे। इसको कैलेंडर कला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शर्म की विजय जो देवी प्रसाद राय जोजदुरी के द्वारा बनाई गई मूर्ति है, ये कहाँ पे है? ये मूर्ति मुख्य रूप से एक मूर्ति है जिसकी 2 प्रतिमाएं हैं, ठीक है। एक प्रतिमा जो मुख्य प्रतिमा है वो है मरीना बीच चेन्नई में, मरीना बीच चेन्नई में, और उसके बाद में तमिलनाडु चेन्नई वहाँ पे। उसके बाद में एक और प्रतिमा है जो है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में, यानी कि नगमा में, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है नगमा, वहाँ पे है, ठीक है। नगमा में, एक नगमा में है और एक मरीना बीच चेन्नई में है। तो इसमें 1 नंबर जिसने किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वोश चित्रण तकनीक के अंदर अंतिम प्रक्रिया कौन सी है? वोश टेक्निक दोस्तों, वोश चित्रण की जो तकनीक होती है इसके अंदर क्या है, कलर जो एक तरीके से स्टार्टिंग में क्या है, जैसे चित्र हमने बना लिया, एक पेंटिंग बना ली पेंसिल से, उसके बाद में जो पेज होता है उसको कोई भी बर्तन के अंदर कलर, हम वोश कलर जो है वो घोल लेते हैं, उसके अंदर उस पूरे पेपर को उसके अंदर डिग कर देते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। फिर थोड़ा सा अगर येलो टोन देना है, जैसे रेड कलर कर दिया, फिर थोड़ा लाइट येलो देना है तो येलो कलर के अंदर एक बर्तन में येलो कलर घोलेंगे, उसके अंदर हम उसको डिग कर देंगे पूरे पेपर को, फिर बाहर निकाल लेंगे। फिर दोबारा से ऐसे 3-4 बार 5-6 बार करी जाती है प्रक्रिया, फाइनल उसके ऊपर चित्र उकेरा जाता है। ये वोश टेक्निक होती है। वोश टेक्निक में जो अंतिम प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं टिंट लगाना, यानी कि उसमें वाइट कलर मिक्स करके ये कलर लगाया जाता है, उसको बोलते हैं टिंट लगाना। क्या कहते हैं? टिंट लगाना कहते हैं दोस्तों। ये जिसने किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्र जो हैं इनके विषय पूछा है, कौन से विषय थे? कौन से विषय, कौन सा था विषय, कौन सा था, ठीक है। तो उसमें कौन से विषय थे? जो दिल्ली की दिनचर्या होती है वही उसमें दर्शाए गए थे, दिल्ली की दिनचर्या। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय महिला चित्रकार जन्म जिसका हंगरी में हुआ था, ऐसी कौन सी है 1913 में जिसका जन्म हुआ है? वो है अमृता शेरगिल। कौन है? अमृता शेरगिल है, अमृता शेरगिल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अवनींद्रनाथ टैगोर के किस विद्यार्थी द्वारा चित्र पार्थ सारथी चित्र किया गया है? पार्थ सारथी जो चित्रकार है उसके चित्रकार है नंदलाल बोस। पार्थ सारथी नामक चित्र किसने बनाया है? नंदलाल बोस ने। 1 नंबर जिसने किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अमृता शेरगिल द्वारा चित्रित 3 लड़कियों का माध्यम कौन सा है? दोस्तों 3 लड़कियां जो चित्र है वो तेल चित्र है। कौन सा है? तेल चित्र। अमृता शेरगिल ने जो चित्र बनाए है ना वो तेल चित्र है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रामकिंकर बेज द्वारा निर्मित जो शिल्प है संथाल परिवार, उसका माध्यम पूछा है, तो उसका माध्यम कौन सा है? सीमेंट व कंक्रीट, सीमेंट व कंक्रीट।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा सम्मेलन के लिए प्रदर्शित सभी चित्र निम्नलिखित में से किसके द्वारा चित्रित है? हरिपुरा जो सम्मेलन हुआ था उसके अंदर जो बनाए गए थे चित्र, वो ऊपर अभी क्वेश्चन आया था, जस्ट क्वेश्चन आया था अधिवेशन के लिए। यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ ताकि ये क्वेश्चन देखते हैं कि सेम मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। ये रहा, यहाँ पे लिखा है हरिपुरा अधिवेशन के जो चित्र हैं वो नंदलाल बोस द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? नंदलाल बोस द्वारा निर्मित हरिपुरा अधिवेशन के सभी चित्र, ठीक है। और इसमें तो केवल वो टाइटल पूछा था कि दिनचर्या के चित्र बने हैं, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है ये देख लेते हैं हम। हरिपुरा सम्मेलन के सभी चित्र किसके द्वारा बनाए गए थे, ऐसा पूछा है दोस्तों। और अभी ऊपर कम्युनिकेशन क्या देखा था, नंदलाल बोस के द्वारा बनाए गए चित्र, तो हम क्या करेंगे, यही करेंगे। तभी कह रहा हूँ ये हमें 4 क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं इस पेपर के अंदर ही। क्वेश्चन के आंसर जो है वो छिपे हुए रहते हैं, कई क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं, ठीक है। नंदलाल बोस, इसके द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय चित्रकार गुलाम रसूल संतोष द्वारा जो चित्र बनाया गया था बिना शीर्षक का, जो अनटाइटल्ड चित्र बनाते हैं, ठीक है, अनटाइटल्ड चित्र ये बनाते हैं, और उसमें ज्योतिर्लिंग जो बना है वो कौन से कलर का है दोस्तों? वो है सफ़ेद कलर का। कौन से कलर का है? सफ़ेद रंग का है ज्योतिर्लिंग, याद रखना। तो इसमें जिसने 2 नंबर किया उसका क्वेश्चन सही है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सोमनाथ होर द्वारा निर्मित छापा चित्र जो है, चित्र बच्चे की तकनीक क्या है दोस्तों? एचिंग व एक्वांटिट है। कौन सी तकनीक है? एचिंग व एक्वांटिट तकनीक काम में ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 333 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कला तत्व का भाग नहीं है? कला का तत्व है दोस्तों, चित्रकला कला का तत्व थोड़ी ना होता है। रेखा, तान, पोत, अंतराल ये कला के तत्व होते हैं, लेकिन चित्रकला कला का तत्व नहीं है। 3 नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा रंग गर्म रंग समूह का हिस्सा नहीं है दोस्तों? गर्म रंग समूह का हिस्सा नहीं है। आप सभी को पता है नीला रंग जो है बहुत शांति प्रिय रंग होता है, ठीक है। 3 नंबर जिसने किया उसका सही है। अंतराल क्या है दोस्तों? अंतराल पूछा है। अंतराल क्या होता है? एक एरिया होता है, एक क्षेत्र होता है, एरिया, ठीक है। अंतराल क्या होता है? स्पेस क्या है? स्पेस एक एरिया है, जगह है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन ज्यामितीय रूप का हिस्सा नहीं है? ज्यामितीय रूप का हिस्सा नहीं है। ज्यामितीय रूप, इसमें वर्ग है, वृत्त है, त्रिभुज है। जैसे वर्ग हो गया हमारा, ये वर्त हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये ज्यामितीय रूप है। लेकिन ये पानी का गिलास ये ज्यामितीय रूप नहीं है दोस्तों, ये अलग चीज हो जाती है, ठीक है। 4 नंबर जिसने किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पेंसिल सर्वाधिक कठोर होती है दोस्तों? इसमें आपको पता होगा, मैंने बताया भी है कई बार, दोबारा बता देता हूँ। HB पेंसिल होती है, नॉर्मल पेंसिल। जो हम छोटे छोटे बच्चे थे, जब हम बच्चे थे तो ये पेंसिल काम में लेते थे उस समय। अभी हम आर्ट फील्ड में आ गए हैं, ड्राइंग फील्ड में आ गए हैं, तो वो पेंसिल के बारे में नॉलेज रहती है कि कई सारी पेंसिल आती है। हमें ये नहीं पता होता कि एक ही पेंसिल आती है, और बच्चे जो होते हैं उनको यही पता रहता है कि एक ही पेंसिल आती है। लेकिन हम ड्राइंग फील्ड में आ गए ना, उसकी वजह से हमें पता लगा कि ये पेंसिल कई सारी होती है। HB के बाद में इधर देखते हैं 2B पेंसिल होती है, फिर 3B होती है। इधर की तरफ जाते हैं तो ये डार्क चलने वाली पेंसिल होती है, और इनकी जो लीड होती है ना वो सॉफ्ट होती जाती है। और इससे इस साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे F होता है, उसके बाद में H होता है, फिर 2H है, फिर 3H है, 4H है। इधर की तरफ जाते हैं तो पेंसिल जो है वो लाइट चलेगी, और उसकी लीड जो होती है वो हार्ड होती है। तो देखिए ये B वाली लाइन आ गई तो नीचे की तरफ है, तो ये डार्क चलेगी। और लीड क्या है, इससे जितनी नीचे की तरफ जाएंगे उसकी लीड उतनी सॉफ्ट होगी। तो उसमें सबसे ज़्यादा सॉफ्ट जो लीड है वो कौन सी है? वो 8B की होती है। इसमें नीचे की साइड आ गई। ऊपर की तरफ F से H जाए, H की तरफ 2H है, फिर 3H है। इस ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ऊपर की साइड में H हमें मिल रहा है, इससे ज़्यादा। तो इससे क्या है, ये H पेंसिल लाइट चलेगी, उसकी लीड होती है वो क्या होती है? हार्ड होती है। सर्वाधिक कठोर इसमें से कौन सी लीड हो जाएगी? हमारी H वाली। जिसने 1 नंबर किया है उसका सही होगा। नीचे की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तेल चित्र तकनीक में प्रयोग में नहीं लाया जाता है? ऐसा पूछा है, इनमें से क्या चीज़ है जो चित्रण तकनीक में काम में नहीं आती, तेल चित्रण तकनीक में, ठीक है। अब देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, लिंसीड ऑयल है, लॉन्ग हेयर ब्रश है, ड्राई पेस्टल। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है? ड्राई पेस्टल, सूखा पेस्टल तेल चित्र में काम में नहीं लिया जाता, ड्राई पेस्टल काम में नहीं लिया जाता दोस्तों। जिसने 3 नंबर किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। काला और सफ़ेद रंग क्या कहलाते हैं? काला और सफ़ेद रंग ये न तो प्राथमिक रंग है न द्वितीय रंग है, ये क्या है? उदासीन रंग है दोस्तों।
क्या है? उदासीन रंग, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रल कलर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल कलर बोलते हैं। इसको तटस्थ रंग भी कहते हैं, हिंदी में उदासीन रंग भी कहते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यूब है, प्रिज्म है, बेलनाकार है, ये ज्यामितीय क्या है? ऐसा पूछा, ये ज्यामितीय क्या है? क्यूब और ये है ज्यामितीय रूप। क्या है? ज्यामितीय रूप है। जिसने 3 नंबर किया है उसने, उसका सही है क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि केवी ने इसमें रूप सही माना है। बेलन एक रूप है, प्रिज्म एक रूप है, क्यूब एक रूप है। ज्यामितीय आकार क्या होता है? अगर त्रिभुज होता, वृत्त होता और ये वर्ग होता तो ये ज्यामितीय आकार हो जाते, लेकिन जब 3D फॉर्म में आ जाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं? ये बेलनाकार हो गया। तो ये 3D फॉर्म में जब आ जाते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाते हैं? ये रूप बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। साहेबदीन की शैली का चित्रकार है। साहेबदीन आप सभी को पता है मेवाड़ शैली का चित्रकार है। इसने कौन सी पेंटिंग बनाई थी? मारूरागिनी पेंटिंग बनाई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थानी शैली के चित्रकार नहीं है? दोस्तों राजस्थानी शैली के चित्रकार नहीं है। नूरुद्दीन बीकानेर शैली का है। साहेबुद्दीन क्या है? मेवाड़ शैली का चित्रकार है। दाना क्या है? जोधपुर शैली का चित्रकार है। बच गया कौन? मंसूर। ये जहांगीर की शैली, जहांगीर का कलाकार है, यानी कि मुगल दरबारी चित्रकार है। तो राजस्थानी शैली का नहीं है, वो क्या है? 1 नंबर। 1 नंबर जिसने किया उसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चौगन प्लेयर है, इसमें राजकुमारियां कौन सा खेल खेल रही है? चौगन प्लेयर, चौगन पोलो खेलती हुई, ठीक है, पोलो खेलती हुई दिखाई गई है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नागर और द्रविड़ मंदिर स्थापत्य की कुछ चुनकर बने हुए मंदिर स्थापत्य का नाम बताएं। नागर और द्रविड़ शैली के जब मंदिर दोनों शैली, अगर दोनों स्टाइल अगर काम में ली गई है तो वो वेसर शैली होती है। नागर शैली उत्तर भारत की शैली है, द्रविड़ शैली दक्षिणी भारत की शैली है, और मध्य भारत की जो शैली है वो वेसर है, क्योंकि इसमें द्रविड़ और नागर दोनों शैलियों का मिश्रण पाया जाता है वेसर शैली में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कला इतिहास में देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों इसमें देवताओं की मूर्तियों का अध्ययन है प्रतिमा लक्षण विद्या। आइकोनोग्राफी क्या होता है दोस्तों? आइकोनोग्राफी होता है। प्रतिमा लक्षण विद्या इसमें कहलाता है। जिसने 2 नंबर किया उसका सही है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आपको यहाँ पे फोटो दिखाई दे रही है। इस फोटो के बारे में पूछा कि ये फोटो कौन सी है? दोस्तों ये फोटो है द्रविड़ शैली, दक्षिण भारत का ये मंदिर है। कौन सा मंदिर है? इस मंदिर का नाम है बृहदेश्वर मंदिर, जो तंजौर में पड़ता है, और ये द्रविड़ शैली में बना हुआ मंदिर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तूतीनामा ग्रंथ है, जिसके बारे में पूछा गया है कि ये ग्रंथ इसमें से किससे संबंधित है? टीपू सुल्तान से, तोते से संबंधित, या कछुए से, या हाथी से? दोस्तों इसमें तूतीनामा ग्रंथ में तोते की प्रेम कथा दर्शित है। क्या है? तोते की प्रेम कथा दर्शित है, तो ये तोते से संबंधित है। जिसने 2 नंबर किया उसका सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेपिस लाजुली रंग की प्रकृति। ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, एक बार पहले आया है, अभी दोबारा से क्वेश्चन आ गया लेपिस लाजुली। तो लेपिस लाजुली से कौन सा रंग बनता है दोस्तों? नीला रंग बनता है। कौन सा बनता है? नीला रंग बनता है। लेपिस लाजुली एक पत्थर होता है नीले कलर का, उसको घिसते हैं तो नीला कलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सी गुफा है जो बागोरा नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों बागोरा नदी के किनारे कौन सी गुफा है? अजंता गुफा है। सतपुड़ा पहाड़ियां हैं, बागोरा नदी है, औरंगाबाद जिला है, महाराष्ट्र राज्य है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अजंता की गुफा संख्या 9 किस तरह की गुफा है? किस तरह की ग्रह है? 9, 10, 19, 26 और 29। 9, यहाँ पे मैं संख्या लिख देता हूँ, आप समझ जाओगे। 9, 10, 19, 26 और 29 नंबर गुफा। ये कुल कितनी गुफाएं हैं संख्या में? 5 गुफाएं। ये क्या है? चैत्य गुफाएं हैं। तो 9 नंबर गुफा क्या है? चैत्य गुफा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के विकास क्रम में प्रथम ध्वज के बीच में जो पट्टी थी उसका रंग कौन सा था? दोस्तों ये पूछा है। तो प्रथम जो ध्वज बना था उसके अंदर जो पट्टी थी, बीच में पीले रंग की पट्टी थी, जिसके अंदर लिखा गया था वंदे मातरम। क्या लिखा गया था? वंदे मातरम लिखा गया था दोस्तों। ये पीले रंग की पट्टी थी बीच में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से राजा रवि वर्मा का माध्यम नहीं था? दोस्तों राजा रवि वर्मा का माध्यम जो है वो नहीं था। दोस्तों राजा रवि वर्मा जो है, शुरुआत में जब उन्होंने शुरू किया था पेंटिंग बनाना, तो वो जल रंग में काम करते थे। शुरुआत इसने कौन से मीडियम से की थी? जल रंग मीडियम से की थी। लेकिन बाद में उन्होंने जो परफेक्शन प्राप्त किया था वो किस में परफेक्शन हुए थे भैया? तेल चित्रण में। और बाद में उन्होंने तेल चित्रण किया, उसके बाद में उन्होंने
बहुत सारी पेंटिंगें जो है वो सोचा कि घर घर पहुंचाएं पेंटिंग, देवी देवताओं के जो चित्रण थे, पौराणिक कथाओं के चित्र थे, घर घर पहुंचाने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया, ओलियोग्राफ प्रिंटिंग स्थापित की थी, तो ये भी उनका एक माध्यम हो गया था। बच गया कौन सा? फ्रेस्को। याद रखना ये नहीं था। जल रंग विधि स्टार्टिंग में किससे सीखी थी? अल्लागिरी नायडू से सीखी थी। तेल चित्रण किससे सीखा था? थियोडोर जेनसन से सीखा था। फ्रेस्को विधि में इन्होंने काम नहीं किया। जिसने 3 नंबर किया है उसका सही होगा दोस्तों, मैंने देखा है लगभग लोगों ने जल रंग किया था, लेकिन ये नहीं होगा दोस्तों, 3 नंबर सही होगा। ठीक है, केवी ने भी यही सही माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अवनींद्र नाथ ठाकुर की कौन सी चित्र बंगाल पत्रिका प्रवास में प्रकाशित हुआ था? ये क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। निम्नलिखित में से अवनींद्र नाथ ठाकुर का कौन सा चित्र बंगाल पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो इसमें है यात्रा का अंत। कौन सा चित्र है? यात्रा का अंत। जिसने ये किया उसका सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का काल पूछा है। सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2500-1800 ईस्वी पूर्व का आधार, यानी कि आधार क्या है, ये किस विधि के अकॉर्डिंग साबित किया गया कि ये काल ये है? तो दोस्तों उसमें विधि थी रेडियो कार्बन डेटिंग। ठीक है, अभी वर्तमान ये विधि काम में ली गई थी सिंधु घाटी सभ्यता का काल जानने के लिए। ठीक है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि। जिसने 3 नंबर किया उसका सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी नदी जो है इसका उद्गम पूछा है। उद्गम स्थान कौन सा है, यानी कि ये नदी कौन से स्थान से निकली है, इसका उद्गम यानी जन्म स्थान कौन सा है? दोस्तों तिब्बत से निकली है। एनवीएस के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, इसमें भी यही सेम क्वेश्चन था, नवोदय विद्यालय वाला जो पेपर हुआ था उसमें भी तिब्बत कौन सा है? तिब्बत। जिसने तिब्बत किया है उसका सही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सी कला के अवशेष नहीं मिलता? ठीक है दोस्तों, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें क्या चीज नहीं देखने को मिलती? सिंधु घाटी सभ्यता में हमें मूर्तिकला मिली है दोस्तों। क्या मूर्तिकला नहीं मिली दोस्तों? मूर्तिकला मिली है। क्या बर्तन नहीं मिले दोस्तों? बर्तन अभी फोटो ही आई थी इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित बर्तन के बारे में, बर्तन देख करके पूछा था कि ये जो आपको पात्र दिखाई दे रहा है ये किससे संबंधित है, तो बर्तन किला मिली है दोस्तों। आभूषण हमें देखने को मिलते हैं, यानी कि हड्डियों के आभूषण, दांतों के, हाथी दांत के आभूषण, इस तरीके से कई सारे आभूषण हमें देखने को मिलते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन चित्रकला का नहीं है दोस्तों, कोई पेंटिंग हमें मिली नहीं है। ठीक है दोस्तों, कोई पेंटिंग हमें नहीं मिलती। बर्तनों पे जरूर है, वो नहीं मानी जाएगी, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लघु चित्रों में प्रयोग होने वाली तुलिका निर्मित हुई है। दोस्तों जो लघु चित्र बने हैं, जैसे लघु चित्र आपको पता है राजस्थानी शैली लघु चित्र, इसमें जो तुलिका निर्मित हुई है वो किससे बनी है? तो वो तुलिका गिलहरी के बाल से बनी है। किससे बनी है? गिलहरी के बाल से। 1 नंबर जिसने किया है वो सही है। गिलहरी का बाल बारीक चित्रण में बहुत बेस्ट माना जाता है, लघु चित्रण में बहुत बेस्ट माना जाता है। इससे बारीक से बारीक काम जो है वो किया जा सकता है दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस शासक के कार्यकाल में मुगल लघुचित्र शैली का पतन हुआ? दोस्तों पतन हो गया था, वो किसका काल था? वो औरंगजेब का काल था। ये बहुत कट्टर शासक आ गया था, इस वजह से क्या है मुगल शैली का पतन हो गया था। इसके बाद में जो है वो प्रांतीय मुगल शैली कहलाई थी, जिसके अंदर अवध नाम की जगह फेमस हुई थी। प्रांतीय मुगल शैली का स्थान था अवध, यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये देखिए दोस्तों, ये पेंटिंग दी गई है। ये पेंटिंग आप पहचानते होंगे। ये चित्रकार कौन है? इसका चित्रकार कौन है? इसका चित्रकार है मसूर। आपको पता है मसूर जो है पशु पक्षी चितेरा जो था फेमस था जहांगीर के काल में। किसके काल में था ये मसूर? जहांगीर के काल में। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्नलिखित चित्र को यहाँ जो लिखित चित्र है दोस्तों, इसे लिखना चाहिए, यहाँ चित्र को किसकी जीवनी में सम्मिलित किया गया है? किसकी जीवनी में सम्मिलित किया गया है? तो इसकी जीवनी कौन सी होगी? जीवनी की बात करें तो भी क्या होगा इसमें दोस्तों? वो जहांगीर होगा। 1 नंबर होगा। क्या होगा? जहांगीर, क्योंकि ये जहांगीर के काल में चित्रित है, मसूर के द्वारा चित्रित चित्र है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा? जहांगीर हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये वही चीजें हैं जो साइलेबस में दी गई थी, सारी की सारी चीजें इसमें। इस पेपर के अंदर जो लगभग चीजें पूछी गई दोस्तों, वो साइलेबस ही पूछा गया। जो साइलेबस इन्होंने दिया था वो साइलेबस ही इसके अंदर पूरा का पूरा पूछा गया।
इसके अंदर ये पूछा है गया कि ये जो देवी प्रिंट सॉरी ये जो प्रिंट है निम्नांकित चित्र है वो किस कला का है, ऐसा पूछा है। तो ये चित्र क्या है दोस्तों, ये एचिंग है। कौन सा है, एचिंग है। ये चित्र क्या है, एचिंग है। एचिंग जिसने किया उसका सही है। उसके बाद में नेक्स्ट दोबारा से, ठीक है दोस्तों, यही है। तो ये हमारे हो गए दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन। और वीडियो है वो थोड़ा लंबा बन गया दोस्तों, फिर भी हमने इतना डिटेल में सोल्व नहीं किया, फिर भी वीडियो जो है लंबा बन गया, क्योंकि क्वेश्चन दोस्तों इसमें 100 क्वेश्चन आए हुए हैं। 80 क्वेश्चन जो है वो जीके जीएस वाले क्वेश्चन, करंट वगैरह जो है वो क्वेश्चन आए हुए थे, हिंदी इंग्लिश वगैरह। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। और इसके बाद साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन है वो भी प्रेस कर लेना। और वीडियो जो है वो पूरा देखें, मज़े से देखें, इसमें कई सारी जानकारियाँ अभी मैंने दी हैं। और भी कई सारे वीडियो जो हैं वो आपके लिए लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए कौन सा लेकर के आएँ, आप प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। कोई भी अगर किसी प्रकार का वीडियो चाहिए आपको तो हम वो ज़रूर लेकर के आएंगे, आप हमें बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और ये पेपर आपने एग्ज़ाम दिया है तो पेपर आपको डाउनलोड करना है दोस्तों। तो आप यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर के आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। अपनी आईडी लगा करके, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड लगा करके आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो। 2 लिंक मैं अलग से दे दूँगा, आप देख सकते हो वहाँ पे जा करके। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।